हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 को। अब ये जो एक्ट है ना, ये काफ़ी बड़ा एक्ट है। इसके अंदर 60 के अराउंड सेक्शंस हैं। तो वो सारे सेक्शंस जो हमें डिटेल में नहीं देखने, हमें एक बेसिक सा समझना है कि एक्ट क्या है और क्यों बनाया गया, ताकि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाए जिस हिसाब से आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है क्या? तो जो हमारी पार्लियामेंट है, जैसा कि हमें पता है क्योंकि पार्लियामेंट ही बेसिकली लॉ बनाती है, तो उन्होंने LLA यानी कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट को बनाया, जिसके अंदर जो लोकपाल होते हैं जिसके अंदर जो लोकपाल होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं? यूनियन के लिए होते हैं। यानी कि जो लोकपाल पर्टिकुलरली है वो यूनियन यानी सेंट्रल के लिए है, और लोकायुक्त जो है, कहाँ गया पेन? पेन खो गया। हाँ, ये रहा। और जो लोकायुक्त जो होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं। अब ये क्या लोकपाल और लोकायुक्त बनाया जा रहा है? तो एक बेसिकली अगर किसी के अगेंस्ट करप्शन के एलिगेशन लगते हैं, अब कोई भी नहीं होता यहाँ पे ऐसा, बेसिकली पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जब करप्शन के चार्जेस लगते हैं, तो वहां पे जो इंक्वायरी जो है वो कौन करता है? लोकपाल और लोकायुक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोकपाल है वो बेसिकली कौन से पब्लिक सर्वेंट्स के लिए करते हैं? वो करते हैं जो यूनियन के अंडर आ रहे होते हैं, यानी कि जो सेंटर के अंदर आ रहे होते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयज जो होते हैं। और जो लोकायुक्त होता है ये स्टेट लेवल पे होता है। ये किनकी करते हैं? स्टेट लेवल की करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहे होते हैं। तो उसके लिए ये इंक्वायरी करते हैं। क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त जो होते हैं। ठीक है, बेसिकली मेन काम इनका यही है, इंक्वायर करना जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर करप्शन की लगी है। हमने इससे पहले एक एक्ट पढ़ा था, PCA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसका इससे बहुत अच्छा लिंक है। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट का, क्योंकि यही जो है करप्शन को इंक्वायर कर रहे हैं, एंड देन फिर प्रोसीडिंग जो है वो PCA में चली जाती है। अब देखो, जो LLA है यानी कि जिसको लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट बोल रहे हैं, रिक्वायर ईच स्टेट टू एस्टेब्लिश अ लोकायुक्त बाय लॉ अंडर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो हर एक स्टेट के अंदर क्या एस्टेब्लिश करना है? लोकायुक्त एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि लोकायुक्त किस लेवल पे इंक्वायरी करता है? स्टेट लेवल पे करता है। जो स्टेट लेवल के पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि PCA एक्ट के अंदर आती है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आती है, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा। मैंने PCA एक्ट के अंदर वो बना रखा है, तो PCA एक्ट को भी साथ में जरूर देखिएगा। द लोकपाल, अब देखो लोकपाल की बात हो रही है, यहाँ लोकायुक्त की बात हो रही थी, हैज जुरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू ऑल कंप्लेंट्स अराइजिंग फ्रॉम द PCA। ठीक है, तो कौन सी कंप्लेंट्स के अंदर ये इंक्वायर करेंगे? जो PCA के अंदर आ रही है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आ रही है, अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग इनक्यूम्बेंट और पास्ट प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसा नहीं कि हर एक के लिए होते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे पब्लिक फंक्शनरीज बता रखे हैं सेक्ट के अंदर, जैसे कि कौन कौन, जैसे पास्ट प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, पास्ट यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, और एनी पर्सन हु इज और हैज बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MPs हो गए। तो पर्टिकुलरली इनके लिए है ये, हर एक पब्लिक सर्वेंट के लिए नहीं है ये। The LLA provide that the completion of investigation with respect to complaint under the PCA, the local can itself initiate prosecution against the accused। या तो लोकपाल जो है वो खुद ही क्या कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर सकते हैं इन लोगों के अगेंस्ट, एंड इम्पोज पेनल्टी विया इट्स प्रोसिक्यूशन विंग। जो उनका प्रोसिक्यूशन विंग है, लोकपाल के अंदर भी क्या होता है? प्रोसिक्यूशन विंग, दो अलग अलग विंग बना रखे हैं, अभी इसको पढ़ेंगे हम। तो जो प्रोसिक्यूशन विंग है उसके थ्रू इनके ऊपर क्या लगा सकता है? पेनल्टी लगा सकता है, या फिर इनिशिएट प्रोसिक्यूशन इन स्पेशल कोर्ट प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश अंडर PCA। तो जो स्पेशल कोर्ट हमने जिसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा था PCA एक्ट के अंदर, उसके अंदर या तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो यानी कि या तो अपने ही प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में इनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, या फिर वो स्पेशल कोर्ट के अंदर भेज सकते हैं, जो कि PCA के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, बेसिकली लोकपाल की बात हो रही है। अब लोकपाल के अंदर कौन कौन आता है? एज पर द लॉ, लोकपाल इज अ स्टेचुटरी मल्टी मेंबर बॉडी विच हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बैकिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं आ रही है ये। एक जनरली स्टेचुटरी बॉडी, यानी कि लॉ के थ्रू इसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको नहीं बनाया गया। ये मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि इसके अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? एक तो चेयरपर्सन होते हैं, और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। तो 1+8 इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, तो यानी कि 9 मेंबर्स मैक्सिमम इसके अंदर होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को लाने के लिए ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं, इनका काफी मेजर रोल था। इन्होंने काफी सारे प्रोटेस्ट किए थे। अब यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट करने नहीं चाहता, बट जो इनका योगदान था वो इन्होंने दिया था इसको लाने के लिए। इन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था इसके लिए। ठीक है, अब पर्सन बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। अब अगर किसी को चेयरपर्सन बनना है लोकपाल का, लोकपाल किस लेवल के यहाँ पे सर्वेंट्स को देखेगा? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर हो गए, MPs हो गए अगर उन्होंने कोई करप्शन की है, ठीक है, इस तरीके से मिनिस्टर्स हो गए, तो उस लेवल के, सेंट्रल लेवल की चीजों को ये देखता है। तो
अब यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो कौन होंगे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर कौन हो सकते हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं काफी हाई लेवल के जो पर्सन है उनको चेयरपर्सन बनाया जा रहा है, या फिर कोई एमिनिएंट पर्सन होंगे विद इम्पेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी। ठीक है, एडिशनली इसके अलावा ये तो चीज चाहिए ही चाहिए, ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द मैटर्स इन एंटी करप्शन पॉलिसी, फाइनेंस, विजिलेंस, लॉ, मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनको एटलीस्ट 25 ईयर्स का इन चीजों के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को हम क्या बनाएंगे, चेयरपर्सन बनाएंगे। ठीक है, लोकपाल का। और जो बाकी मेंबर्स 8 मेंबर्स है, इसमें से आधे जो है वो जुडिशरी में से आएंगे, और आधे जो बाकी 50% है वो ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन एंड माइनॉरिटीज में से आएंगे। तो अब यहाँ पे जो जुडिशियल मेंबर्स है, यानी कि 4 जो जुडिशियल मेंबर आप उठा रहे हो, वो क्या हो सकते हैं, फॉर्मर जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फॉर्मर चीफ जस्टिस हो सकते हैं हाई कोर्ट के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से ऊपर के लेवल के लोगों को यहाँ पे बैठाया जा रहा है। या तो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। ये लोग जो है मेंबर बन सकते हैं, मतलब जो जुडिशरी वाले जो 4 लोग हैं उनमें से ये 4 लोग यहाँ से आएंगे। बाकी जो 4 है वो हमने देखा ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन या माइनॉरिटीज हो सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, नॉन जुडिशियल मेंबर्स के लिए दे शुड बी एमिनिएंट पर्संस विद इनकैपेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी इन देयर चूजन प्रोफेशनल एरियाज। तो और उनका जो प्रोफेशनल एरिया है वो इसी तरीके का होना चाहिए कि उसके अंदर उनकी बहुत अच्छी ही तरीके से उनकी परफॉर्मेंस हो, एबिलिटी हो, तो इस तरीके से होना चाहिए। और उनके पास एटलीस्ट 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैटर्स के रिगार्डिंग एंटी करप्शन पॉलिसी, विजिलेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन चीज़ों के अंदर। तो उनको यहाँ पे बाकी 4 लोगों को मेंबर बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से 1 चेयरपर्सन प्लस 4 जुडिशियल मेंबर प्लस 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं। देन अब लोकल ऑफिशियल्स के अंदर देखें तो बेसिकली 3 ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जो काम करते हैं एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन के अंदर। तो द चेयरपर्सन अपॉइंट देम आफ्टर कंसल्टिंग विद अदर मेंबर्स। तो चेयरमैन जो होता है वो बाकी मेंबर से कंसल्ट करके इन 3 ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है। कौन कौन होते हैं, सेक्रेटरी टू लोकपाल, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन। तो ये 3 ऑफिशियल्स हैं जो कि लोकपाल ऑफिशियल्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अब जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। कहाँ से अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को, ये जो सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल है, फ्रॉम पैनल ऑफ नेम सजेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नाम देती है, उनमें से इनको अपॉइंट कर लिया जाता है। द चेयरमैन ऑल्सो अपॉइंट द डायरेक्टर्स ऑफ इंक्वायरी। तो ये जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी सेकंड जो ऑफिशियल है, इनको भी चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं, और प्रोसिक्यूशन को भी यही अपॉइंट करते हैं। These high ranking officer cannot be below the rank of additional secretary to the government of India। तो ये जो तीनों लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, ये एटलीस्ट किस लेवल के होने चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट के लेवल के होने चाहिए, इससे नीचे के नहीं होने चाहिए वो। ठीक है, अब लोकपाल विंग्स के अंदर अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन वुड कॉन्स्टिट्यूट इंक्वायरी विंग अंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंक्वायरी। अब ये जो अभी हमने पढ़ा ना 3 ऑफिशियल्स होंगे, उनमें से एक के बारे में बता रहा है कि ये जो एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन है ना, ये जो है क्या करेंगे, इंक्वायरी की एक विंग बनाएंगे, जो कि इंक्वायरी विंग किसके कंट्रोल में चल रही होगी, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी के अंदर चल रही होगी। जो सेकंड ऑफिशियल थे ना डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो हमने पढ़े, इनके अंडर ये काम कर रही होगी। दिस विंग वुड कंडक्ट द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द एलिज ऑफेंसेस। तो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई एलिज ऑफेंस लगता है तो उसके अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का काम किसका होगा, इनका होगा, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी का। इफ कन्विक्टेड द पर्सन इज पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और अगर वो कन्विक्टेड हो जाता है, उसको कन्विक्शन हो जाती है इस पब्लिक सर्वेंट, तो फिर उसको किस में सजा दी जाएगी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर दी जाएगी। इस एक्ट को हमने बहुत डिटेल में समझ रखा है, तो उसकी वीडियो भी आप प्लीज देखिएगा। ठीक है, अब जुरिडिक्शन की बात करते हैं कि लोकपाल की जुरिडिक्शन क्या होती है। तो एज पर द लॉ ऑल पब्लिक सर्वेंट्स कम अंडर द परव्यू ऑफ एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन। जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो किसके कंट्रोल में आएंगे, एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन के कंट्रोल में आएंगे। इट डज नॉट मैटर वेदर पब्लिक सर्वेंट वाज इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री एट द टाइम ऑफ द एलिज्ड क्राइम। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वो क्राइम हुआ वो इंडिया में था जो पब्लिक सर्वेंट है, या इंडिया से बाहर था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो जो प्राइम मिनिस्टर है ना कंट्री के, वो भी इसके अंडर आ जाते हैं। अदर पीपल हु कम अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल इंक्लूड यूनियन मिनिस्टर्स, जैसा हमने पहले भी देखा था, एमपीज जितने होते हैं, जितने ऑफिसर्स होते हैं ग्रुप ए बी सी डी के, और पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ एनी सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय सेंट्रल एक्ट। तो अगर कोई सोसाइटी सेंट्रल एक्ट के थ्रू सेटअप की गई है तो उसके जो मेन पर्सनस हैं, इंचार्ज हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज है जो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एक्ट के थ्रू बनी है, और एनी अदर बॉडी फाइनेंस और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई और बॉडी जिसको फाइनेंस या कंट्रोल किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, और वो इनकी जुरिडिक्शन के अंदर आएंगे, लोकपाल की जुरिडिक्शन में आएंगे। तो ये बात भी सीधी सी है कि जो व्यक्ति
किस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे, अबेटिंग के अंदर, गिविंग के अंदर या टेकिंग ब्राइब के अंदर, तीनों चीजों के अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो ऑटोमेटिकली लोकपाल की जुरिडिक्शन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब लोकपाल की बेंचेस किस तरीके से होती हैं? द एंटी करप्शन लॉ प्रपोजेस टू सेट अप लोकपाल बेंचेस, तो इन्होंने बोला है कि भाई लोकपाल की बेंचेस होंगी। चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूट दीज बेंचेस एज पर हिज डिस्क्रिशन, आइडियली ईच लोकपाल बेंच विल हैव 2 और मोर मेंबर्स, तो हर एक जो इसकी बेंच होगी उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स होंगे। अबाउट 50% ऑफ द मेंबर्स इन ईच लोकपाल शुड बी जुडिशियल मेंबर्स, अब 2 मेंबर बैठ रहे हैं तो एक एटलीस्ट उसके अंदर से जुडिशियल मेंबर होना जरूरी होता है। इफ द बेंच हैज द चेयरपर्सन ही विल ओवरसी इट, और अगर इस बेंच के अंदर ये 2 लोग बैठ रहे हैं और साथ में चेयरपर्सन भी बैठ रहे हैं, तो चेयरपर्सन जो है वो इसको ओवरसी करेंगे। इन केसेस ऑफ बेंच डोंट हैव चेयरपर्सन, द जुडिशियल मेंबर विल प्रिजाइड ओवर हिम, और अगर मान लो चेयरपर्सन नहीं बैठ रहे उसमें, क्योंकि चेयरपर्सन तो एक ही है ना, तो कि 4-5 जितनी बेंचेस बनेंगी उसके अंदर, तो एक जुडिशियल मेंबर बैठेंगे, एक नॉन जुडिशियल बैठेंगे, तो जो जुडिशियल वाले हैं ना वो प्रिजाइड करेंगे नॉन जुडिशियल वाले को। द सिटिंग ऑफ दीज बेंचेस में टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली, तो कहाँ पे बैठ सकती है? नई दिल्ली में बैठ सकती है, और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय लोकपाल, तो लोकपाल डिसाइड करता है कि नहीं मुंबई में भी एक बेंच बिठानी है तो वहां भी बिठा सकते हैं, तो जो न्यू दिल्ली में तो बैठ ही सकती है, इसके अलावा लोकपाल जहाँ पे डिसाइड करेंगे वहां पे बेंचेस बैठ सकती है। समटाइम द एग्जिस्टिंग बेंचेस गेट रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट, कई बार होता है कि हमने इन 2 लोगों से मिलकर एक बेंच बना रखी थी, हमने कहा नहीं इसके अंदर एक जुडिशियल 2 नॉन जुडिशियल मेंबर्स की जरूरत है, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। दिस वुड बी डन बाय चेयरपर्सन हिमसेल्फ इफ द सिचुएशन वारंट्स, तो ये काम कौन करेंगे? चेयरपर्सन ही करेंगे, अगर सिचुएशन की डिमांड है कि भी जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट नहीं आ रहा है। अब लोकपाल किस तरीके से काम करते हैं? व्हेन सिटीजंस एयर देयर कंप्लेंट, जैसे मान लो मैंने जाके कंप्लेंट की, तो जब कोई भी जाके कंप्लेंट कर रहा है लोकपाल रिसीव देम, लोकपाल क्या करेंगे? अच्छा लाओ अपनी कंप्लेंट दे दो। देन एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन एनालाइज देम टू चेक देयर वेरासिटी, फिर जो एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन है ना वो उसकी वेरासिटी को चेक करेगा कि हाँ ये सही दिया नहीं दिया, या गलत कंप्लेंट दे रहा है या क्या कर रहा है। वंस इट डिसाइड टू गो हेड, वो कहता है कि हाँ ये कंप्लेंट जो सही आई है, एविडेंस वगैरह लगा रखे हैं, फिर वो उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। फिर लोकपाल क्या करते हैं? वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की ऑर्डर दे देते हैं। अब आपको पता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कौन करता है? डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी करते हैं। दिस वुड बी डन ईदर बाय इंक्वायरी विंग और द अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, तो मेनली इंक्वायरी विंग करेगी जिसके अंदर जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को बोल दिया जाए, जैसे कि सीबीआई, या जैसे दिल्ली पुलिस को बोल दिया जाए जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू बन रही है, इस तरीके से किसी और सेंट्रल एजेंसी को भी बोला जा सकता है। द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हैज टू गेट कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, अब ये आपको टाइम याद रखना है कितने दिन के अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए? 90 दिन के अंदर होनी चाहिए, जब भी कंप्लेंट मिल रही है उसके। लेकिन द टाइम ऑफ इंक्वायरी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 90 डेज, तो 90 प्लस 90 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकता है अगर आप राइटिंग के अंदर सफिशिएंट रीजन दे देते हो कि क्यों आपने पहले वाले 90 डेज के अंदर अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट नहीं किया, तो मैक्सिमम 180 डेज तक हम यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, दिस इंक्वायरी वुड फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी प्रेमा फसाई केस टू गो हेड, अब इस इंक्वायरी के अंदर हम क्या देखते हैं? प्रेमा फसाई देखते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है। प्रेमा फसाई हम चेक करेंगे कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट केस बन रहा है या नहीं बन रहा, पहली नजर में इन फर्स्ट इंस्टांस बन रहा है या नहीं बन रहा है। फर्दर रिकमेंडेशन ऑफ द केस वुड बी डन ऑन अ केस टू केस बेसिस, और इसके अलावा फिर केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा आगे क्या चीज करनी है। अब मान लो जी कंप्लेंट है वो किस कौन से ऑफिसर के अगेंस्ट है? ग्रुप ए टू ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी में से किसी के अगेंस्ट है, तो जो ऑम्बुड्समैन है वो क्या करेगा? इस मैटर को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, सीवीसी को रेफर कर देगा। अब सीवीसी के रिगार्डिंग जो एक्ट है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। फॉर द फॉलो अप एक्शन, कि भाई आप इसके अंदर फॉलो अप करो, ये जो है इन ऑफिसर के अगेंस्ट इस तरीके से कंप्लेंट आ रखी है, हमने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किया और यहाँ पे सीवीसी को मैटर को रेफर कर देंगे। अब सीवीसी क्या करेंगे? सीवीसी वुड इंक्वायर एंड रिपोर्ट द डेवलपमेंट बैक टू द लोकपाल डायरेक्टली इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स, तो अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं तो वहां पे फिर जो सीवीसी हैं वो जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो भी इंक्वायरी उन्होंने की, जो भी चीजें उन्हें मिली, वो डायरेक्टली फिर लोकपाल को वापस कर देंगे कि देखो ग्रुप ए का ये एम्प्लॉय था या ग्रुप बी का एम्प्लॉय था, इसके अगेंस्ट हमें ये चीज मिली है। CVC would probe and start action against the erring group C and D officers as per the CVC Act 2005, और अगर ग्रुप सी या ग्रुप डी के एम्प्लॉइज हैं तो उनके अगेंस्ट फिर वो खुद एक्शन करेंगे। ग्रुप ए और बी वालों के लिए वो लोकपाल को वापस भेज देंगे और ग्रुप सी और डी के लिए खुद उसके अंदर एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। अब लोकपाल की क्या पावर होती है? इफ द ऑफिसर्स आर फाउंड गिल्टी द बेंचेस वुड ग्रांट देयर सैंक्शन टू द प्रोसिक्यूशन विंग, अगर ऑफिसर जो है इनको अपनी इंक्वायरी वगैरह के अंदर गिल्टी मिलते हैं तो फिर वो क्या करेंगे? सैंक्शन दे देंगे, यानी कि परमिशन दे देंगे प्रोसिक्यूशन विंग को कि इनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन किया जाए, या सीबीआई को सैंक्शन दे देंगे टू फाइल चार्जशीट अगेंस्ट देम, जो चार्जशीट है उसको फाइल किया जाए, जो भी उनको एविडेंसेस मिले हैं, जो भी उन्होंने सारी चीजें की है। द बेंच कैन ऑल्सो डायरेक्ट द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम, और जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मान लो कोई पुलिस का ऑफिशियल था या कोई किसी और का ऑफिशियल था, तो उसके अंदर इंटरनल जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है उसके लिए भी ऑर्डर कर देंगे कि इसके इनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाए।
इफ द ऑफिसर्स आर फाउंड इनोसेंट, और अगर ऑफिसर जो है इनोसेंट मिलते हैं, ये तो गिल्टी मिलते हैं तो क्या स्टेप होगा, और अगर इनोसेंट मिलते हैं तो जो बेंच है वो क्या करेगी, डायरेक्ट द फाइलिंग ऑफ द क्लोजर ऑफ द केस रिपोर्ट, तो क्लोजर कर देगी, जैसे सीआरपीसी में नहीं होता 173 कर दो या तो 169 क्लोजर कर दो। नाउ द बेंचेस वुड प्रोसीड अगेंस्ट द कंप्लेंट्स फॉर फाइलिंग फॉल्स कंप्लेंट, और बेंच जो है जिस व्यक्ति ने फॉल्स कंप्लेंट की थी उसके अगेंस्ट प्रोसीड करेगी कि आपने कैसे इसके अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट कर दी। तो ये सारी चीजें हैं हमारी लोकपाल से रिलेटेड। इसी तरीके से लोकायुक्त का भी सेम ही होता है। तो आपको एक बेसिक समझ आ गया होगा कि लोकपाल लोकायुक्त जो होते हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो, और हम जो करप्शन के रिगार्डिंग जितने एक्ट्स कवर कर रहे हैं ये सारे आपको हेल्प कर रहे हो इस चीज को समझने के लिए, एंटी करप्शन से रिलेटेड जितनी चीजें उसको समझने के लिए। पीसी एक्ट किया है, अब हम लोकपाल लोकायुक्त एक्ट किया है, देन सीबीसी करेंगे, इसी तरीके से फॉरेन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट करेंगे, और भी जितने हमारे इस तरीके के एक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और एंटी करप्शन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।